इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज का आपका टॉपिक होगा इसमें राइट्स ऑफ बेली। इससे पहले वाला जो वीडियो क्लास हो चुकी थी उसमें मैंने ड्यूटीज़ ऑफ बेली के बारे में बताया था। चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है आपका राइट्स ऑफ बेली। आज हम ये जानेंगे कि बेली के राइट्स क्या होते हैं, जिनमें पहला राइट आता है उसका राइट टू रिकवर नेसेसरी एक्सपेंसेस इंक्यूर्ड ऑन द बेलमेंट। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर करते हैं। जो यहाँ पर इसका पहला राइट है इसका, वो बेली को यह अधिकार देता है कि बेली बेलर से नेसेसरी एक्सपेंसेस को वसूल कर सकता है। एग्जाम्पल, ए है, उसके पास एक हॉर्स है। ए की पोजीशन क्या है? बेलर की है। अब ए के पास जो हॉर्स है वो यहाँ पर बी को देता है, बेली को। क्यों देता है? टेक केयर करने के लिए, फॉर अ 1 मंथ तक के लिए। चलिए ठीक है, बेलमेंट समझ में आ रहा है हमारे कि ए ने, जो बेलर है, उसने वो हॉर्स बेली को दिया है टेक केयर करने के लिए फॉर 1 मंथ के लिए। अब यहाँ पर जब बेली के पास में वो हॉर्स रह रहा है 1 महीने तक के लिए, तो ऑफकोर्सली बेली उसके खाने पीने का भी ध्यान रखेगा। उसको समय समय पर जो भी उसको खाने के लिए ज़रूरी चारा होगा वो उसको खिलाएगा। अब ऐसे में खर्चा भी होगा बेली का, तो एक खर्चा जो बेली कर रहा है उस हॉर्स के ऊपर, वो कैसा माना जाएगा? नेसेसरी एक्सपेंसेस माना जाएगा। वहीं पर हम यह भी देख चुके थे कि जब ए है उसने बी को सिर्फ टेक केयर करने के लिए दिया था 1 मंथ के लिए। यहाँ पर ए और बी के बीच में कहीं पर भी तय नहीं हुआ था, यहाँ पर ए और बी के बीच में कहीं पर भी यह तय नहीं हुआ था कि जो ए होगा वो बी को कुछ इसके बदले पेमेंट करेगा। ऐसा कुछ भी तय नहीं हुआ था। बी ने अपनी तरफ से उस पर एक्सपेंसेस करे हैं, नेसेसरी एक्सपेंसेस करे हैं। तब अब यहाँ पर बी का यह राइट एराइज हो जाता है कि वह ए से रिकवर कर सकता है उन नेसेसरी एक्सपेंसेस को। इसी बात के बारे में अब आप देखें, यहाँ पर सेक्शन 158 में बताया गया है। लैंग्वेज बहुत क्लियर है सेक्शन 158 की। बेलर शैल रीपे टू द बेली द नेसेसरी एक्सपेंसेस इंक्यूर्ड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ द बेलमेंट। यहाँ पर आपका इसका पहला राइट क्लियर हो जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बेली के दूसरे राइट की, राइट टू रिकवर कंपनसेशन फ्रॉम द बेलर। भाई बेलर को, सॉरी, जो यहाँ पर बेली होगा उसको यह राइट भी होगा कि वो बेलर से कंपनसेशन भी ले सकता है। लेकिन वही क्वेश्चन फिर से अराइज होता है कि बेली का ये राइट कब अराइज होगा। इसी बात का आंसर सेक्शन 164 में दे रखा गया है कि बेली बेलर से कंपनसेशन कब रिकवर कर सकता है। आंसर है सेक्शन 164 में, देख लीजिए, बेलर वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक बेलमेंट। भाई अगर बेलर ही जो गुड्स बेलमेंट में दिए गए हैं उन गुड्स पर डिफेक्टिव टाइटल रखता है, तब यहाँ पर जो बेली होगा उसके पास ये राइट होगा कि वो बेलर से कंपनसेशन रिकवर कर सकता है। बहुत सिंपल एग्जांपल से बता देती हूँ इसे मैं। जैसे कि ए है, वो बेलर की पोजीशन में है, उसके द्वारा एक हॉर्स बी को, जो बेली है, फॉर राइडिंग करने के पर्पज से बेलमेंट में दिया गया है। लेकिन पता यह चलता है कि जो बेलर है उसने वो हॉर्स स्टोलन करा था, यानी कि वो उस गुड्स का, इसका मतलब वो उस हॉर्स का रियल ओनर नहीं था। इसका मतलब जो यहाँ पर बेलर था उसका खुद का टाइटल उस गुड्स के ऊपर डिफेक्टिव था। ऐसे में बेली के पास ये राइट एराइज हो जाता है कि वो बेलर से कंपनसेशन रिकवर कर सकता है। इसी बात के बारे में आपको सेक्शन 164 164 में बताया गया है। नेक्स्ट राइट आता है इसका राइट ऑफ लीन ऑन द गुड्स बेल्ड। सबसे पहले हमें यहाँ पर राइट ऑफ लीन ऑन द गुड्स बेल्ड में, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लीन का मतलब पता होना चाहिए। लीन का मतलब होता है रिटेन द गुड्स ऑफ बेलर, कि बेलर की तरफ से जो भी गुड्स बेलमेंट में दिए गए हैं, बेली के पास एक यह राइट भी होता है कि वह गुड्स उन गुड्स को अपने पोजीशन में रख सकता है। लेकिन यह राइट बेली का कब एराइज होगा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे इसे। जैसे कि ए एक बेलर है, उसके पास में एक रफ डायमंड है, वो रफ डायमंड उसने बी को दिया है, बी बेली की पोजीशन में है, बी एक सुनार है, उसने यहाँ पर वो डायमंड, रफ डायमंड बी बेली को क्यों दिया था? ताकि बेली जो सुनार है उस डायमंड को कट और पॉलिश करके अच्छी पोजीशन में ला सके। यहाँ पर बेली ने अपना यह काम करा। बेली ने
जब इस काम को रफ डायमंड से एक अच्छे पॉलिश डायमंड में बदला है, तो उसने यहाँ पर अपना स्किल और लेबर यूज़ किया है। अब ऐसे में जो बेली होगा उसके पास ये राइट आ जाएगा कि वो उस डायमंड को तब तक अपने पोजीशन में रख सकता है जब तक कि बेलर उसे इसके बदले में पेमेंट ना दे दे। इसी बात को सेक्शन 170 में बताया गया है। पहले आप एक बार लैंग्वेज देख लीजिए इसकी। द बेली हैज़ रेंडर्ड एनी सर्विस इन्वॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑफ लेबर स्किल इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स बेल्ड ही हैज़ अ राइट टू रिटेन सच गुड्स अंटिल ही रिसीव ड्यू रेम्यूनेशन। और यहाँ पर हम एक बात क्लियर कर दें, इस प्रकार के राइट ऑफ लीन में को पार्टिकुलर लीन के रूप में जानते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जनरल लीन की, जिसके बारे में सेक्शन 171 में बताया गया है। भाई बहुत सिंपल है कि जनरल लीन के तहत, जनरल लीन का मतलब भी वही होगा, गुड्स को अपने पोजीशन में रखा जाएगा बेली के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो जनरल लीन होता है, इनमें उन गुड्स को ही नहीं जिनमें उसने अपनी पार्टिकुलर सर्विस दी थी, उन गुड्स को अपने पोजीशन में रखेगा, बल्कि जो भी गुड्स बेलर को बिलोंग करते होंगे, जो भी गुड्स इस वक्त बेली के पोजीशन में होंगे, बेली उनको अपने रिटेन में रखने का अधिकारी होगा। यहाँ पर जनरल लीन के बारे में सेक्शन 171 में बहुत क्लियर कहा गया है कि जनरल लीन रखने का अधिकार केवल 5 लोगों को दिया गया है: बैंकर्स, फैक्टर्स, वारफिंगर्स, अटॉर्नीज एंड पॉलिसी ब्रोकर्स। एक बात बता दूं, यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं इसका मतलब मर्चेंटाइल एजेंट से माना जाता है, जिसको यहाँ पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइन किया गया है। यहाँ पर इसका जनरल लीन का जो राइट था इसका वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके अगले राइट के बारे में, राइट ऑफ सूट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर, जिसके बारे में सेक्शन 180 में बताया गया है। बहुत सिंपल है, एक एग्जाम्पल से बता देती हैं। जैसे कि ए एक बेलर है, उसके पास एक हॉर्स है, उसने वो हॉर्स बी जो कि बेली की पोजीशन में आ गया उसको दिया था फॉर 1 मंथ के लिए। पर्पस क्या था? राइडिंग करने के पर्पस से दिया था। यहाँ पर जब यह हॉर्स बी के पोजीशन में है उस समय वहाँ पर सी आता है और उस हॉर्स को इंजुरिड कर देता है। अब यहाँ पर सी क्या माना जाएगा? सी यहाँ पर रॉन्ग डूअर माना जाएगा। अब ऐसे में जो बेली होगा उसका राइट क्या एराइज हो जाता है? यहाँ पर लैंग्वेज देख लीजिए सेक्शन 180 की। बेलर और बेली में ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट अ थर्ड पर्सन फॉर सच डेप्रीवेशन और इंजुरी। यहाँ पर जो सेक्शन 180 है उसके तहत क्लियर करा गया है कि बेली के पास ये राइट आ जाएगा कि वो उस रॉन्ग डूअर के खिलाफ कोई भी सूट फाइल कर सकता होगा। यहाँ पर आज आपके जो राइट्स ऑफ बेली वो कंप्लीट हो जाती हैं।